गुड मॉर्निंग। नमस्कार साथियों, परिश्रम क्लासेस की इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम प्रतिदिन राजस्थान पुलिस, रीट, पटवार, दिल्ली पुलिस और भी अन्य जो प्रतियोगिताएं परीक्षाएं आयोजित होती हैं उनके लिए प्रतिदिन वीडियो डालते हैं। दोस्तों, आप नियमित रूप से उनको देखें, अध्ययन करें, ताकि इसी समय आप एकदम से तो कोचिंग का आनंद नहीं ले सकते, लेकिन एक विकल्प के रूप में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं और अपने सामान्य ज्ञान, मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, हिंदी और हिस्ट्री सभी की क्लासें आती हैं, इनका आनंद ले सकते हैं। दोस्तों, जैसे आज हम बात कर रहे हैं भारत के भूगोल से संबंधित, और भारत के भूगोल में हम बात कर रहे हैं भारत के परिचय से संबंधित। तो एक छोटी सी क्लास दोस्तों हम यहाँ पर राजस्थान के परिचय से संबंधित लेंगे, और उसके बाद दोस्तों हम भारत के भौतिक विभाग की एक क्लास और देखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले कुछ एक क्वेश्चन रह गए थे जो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, राजस्थान पुलिस में भी कभी कभी पूछे जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, दो तीन बातों की हम चर्चा करेंगे। यहाँ हम पहले बात करेंगे दक्षिण भारत के बारे में। ठीक है, थोड़े से मैं आज मोड़ बना रहा हूँ। ये मोड़ क्यों बना रहा हूँ उसकी एक वजह बताऊँगा। हम इस तरह से कटा फटा है हमारा तट। ठीक है, ये तटीय प्रदेश, तटवर्ती मैदान, भारतीय तटीय सीमा रेखा, मुख्य भूमि की 6100 किलोमीटर लंबी है ये तटीय सीमा। इस तरह की तमाम चर्चाएं हमने अपने पहले की क्लास में कर ली है। दोस्तों, आपने दो तीन नाम सुने होंगे। जैसे आप कहते हैं कि भारत की प्रादेशिक समुद्री सीमा कहाँ तक है। जैसे नाम आ जाए कि निम्न में से भारत की प्रादेशिक सीमा कहाँ तक है, प्रादेशिक सीमा का विस्तार कहाँ तक है। या फिर देखिए, कभी कभी क्या होता है दोस्तों, कभी कभी इस प्रादेशिक सीमा नहीं देकर इसका नाम क्षेत्रीय सागर भी दे देते हैं। क्या दे देते हैं? क्षेत्रीय सागर। ये नाम भी आ जाता है कि निम्न में से भारत की क्षेत्रीय सागर की सीमा है और प्रादेशिक सीमा है। ठीक है, तो दोस्तों इसको सीखने के लिए, इन दोनों बातों को समझने के लिए आपको यहाँ रटना नहीं है, रटना बिल्कुल भी नहीं है। आपको पहले समझना है। इन दोनों बातों को समझने से पहले आपको एक यह लाइन समझनी पड़ेगी कि आधार रेखा क्या है। क्योंकि दोस्तों इन दोनों को समझाएंगे तब आपके एक बीच में नाम आएगा यहाँ आधार रेखा। और देखिए दोस्तों, आधार रेखा क्या होता है। जैसे यह तट कटा फटा है, जैसे मैंने कह दिया कि भारत की प्रादेशिक सीमा जो है ये 12 नॉटिकल मील है। कितनी है? 12 नॉटिकल मील या 12 समुद्री मील, एक ही बात है। ये या तो आ सकता है 12 नॉटिकल मील या फिर आ सकता है 12 समुद्री मील। ठीक है, ये दोनों नाम कि अब ये 12 नॉटिकल मील, ये जो दूरी है ये लगभग 1.85 किलोमीटर की दूरी होती है। ये दूरी हम कहाँ से लें? ये दूरी यहाँ से लें कि यहाँ से लें, क्योंकि ये एक बाहर निकला हुआ भाग है, समुद्र के अंदर की तरफ है, ये स्थल की ओर है। तो यहाँ से मान लीजिए 12 किलोमीटर यहाँ आ गया, और यहाँ से ये 12 किलोमीटर यहाँ आ गया। अब दोस्तों हम 12 किलोमीटर नॉटिकल मील यहाँ माने कि यहाँ माने? ये भी तो भारत का भाग है और ये भी क्या है? भारत का भाग है। तो इस समस्या के समाधान के लिए कि ये 12 नॉटिकल मील यहाँ से लें या फिर ये बाहर निकला हुआ यहाँ से लें, कहाँ से लें इस 12 नॉटिकल मील को, तो इस समस्या को सुलझाने के लिए हम एक आधार लाइन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक आधार लाइन, एक आधार रेखा बनाएंगे। और वहाँ से दोस्तों हम क्या करेंगे? वहाँ से दोस्तों हम इस 12 नॉटिकल मील को निर्धारित करेंगे, या वहीं से इसका निर्धारण होता है। तो देखिए आधार रेखा कैसे तैयार करेंगे दोस्तों, वो एक बार आप यहाँ देखिए। देखिए क्या होता है,
एक ऐसी कल्पित रेखा, एक ऐसी कल्पित रेखा, मान लीजिए ये हमने एक आधार लाइन तैयार करी है, ये इसकी औसत है, का मतलब औसत दूरी, जैसे हम इसको यहाँ भी निर्धारित कर सकते हैं, ये कोई ज़रूरी इसको स्पर्श करते हुए आए, ये यहाँ से चली, इसको कुछ अंदर छोड़ दिया, इसको स्पर्श करते हुए यहाँ तक आ गई है। ये हमने, ये दोनों तट पे होती है दोस्तों, इधर भी होगी ये इधर भी होगी और ये भी होगा। ये हमने एक, कहने का मतलब दोस्तों यहाँ होगा कि टेढ़ी मेढ़ी ये जो तटरेखा होती है, क्योंकि ये तटरेखा कैसी है, ये तटरेखा टेढ़ी मेढ़ी है। कैसी है? ये टेढ़ी मेढ़ी जो तटरेखा है, इस टेढ़ी मेढ़ी तटरेखा को सीधी मिलाने के लिए, इस टेढ़ी मेढ़ी तटरेखा को सीधी मिलाने के लिए खींची गई एक कल्पित रेखा। कल्पित रेखा का मतलब होता है एक काल्पनिक रेखा। क्या कहलाती है? आधार रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? आधार रेखा। सामान्यतः दोस्तों आप ये पढ़ते हैं कि प्रादेशिक समुद्री सीमा, क्षेत्रीय सागर कहाँ तक है? हम कह देते हैं कि भारतीय तटरेखा से कितनी दूर? 12 नॉटिकल मील। लेकिन तटरेखा तो ये भी तो तट है और यहाँ भी एक तट है। इस दूरी को यहाँ से ले कि यहाँ से निर्धारित करें, दोनों में अलग अलग आएगा। यहाँ से अगर लेते हैं तो ये दूरी यहाँ तक जाएगी और यहाँ से लेंगे तो ये दूरी यहाँ तक आएगी। तो ये बात तो सही नहीं हुई। तो इस समस्या के समाधान के लिए हम एक आधार रेखा बनाते हैं। मतलब हमने अपनी तटरेखा पर एक आधार रेखा, काल्पनिक आधार रेखा खींच रखी है। वो आधार रेखा क्या होती है कि कटी फटी या टेढ़ी मेढ़ी यह जो समुद्री तटरेखा है, इसको मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाती है और उसको हम क्या कहते हैं? आधार रेखा कहते हैं। अब हमें कोई मतलब नहीं। अब हम यहाँ से कितनी दूरी पर? यहाँ से 12 समुद्री मील तक, 12 समुद्री नॉटिकल मील तक का यह जो क्षेत्र है, यह क्षेत्र दोस्तों क्या कहलाता है? यह क्षेत्र प्रादेशिक समुद्री सीमा कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रादेशिक समुद्री सीमा कहलाता है। दोस्तों ये जो समुद्री सीमा, मतलब ये जो 12 नॉटिकल मील, इस तरह से लिख लो आप इसे, यह 12 समुद्री मील है। ये क्या है? 12 समुद्री मील या फिर 12 नॉटिकल मील, या फिर क्या है? 12 नॉटिकल मील। ये जो आपके सामने दी हुई है, ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है, ये पूरा का पूरा दोस्तों क्षेत्र क्या कहलाता है? प्रादेशिक समुद्री सीमा। भारत की प्रादेशिक समुद्री सीमा या भारत का क्षेत्र, ये सागर का विस्तार है, कहाँ तक है? तो ये 12 समुद्री मील। दोस्तों यह क्वेश्चन एक बार पहले फर्स्ट ग्रेड के सब्जेक्ट की एग्जाम में पूछा गया था कि निम्न में से भारत की समुद्री मील की दूरी है, या भारतीय तटरेखा की समुद्री सागरीय क्षेत्र या प्रादेशिक सीमा का विस्तार कहाँ तक है? तो 12 समुद्री मील या 12 नॉटिकल मील तक होता है। वैसे दोस्तों एक मील जो होता है, सामान्यतः एक मील जो होता है उसमें कितने मीटर होते हैं? 1600 मीटर होते हैं। लेकिन दोस्तों यह जो नॉटिकल मील होती है, ये जो नॉटिकल मील होती है, इसमें कितने किलोमीटर की होती है? ये लगभग 1800 मीटर से थोड़ी ऊपर होती है। 18.5 दे रखा है इधर, तो 1.85 किलोमीटर की दूरी होती है समुद्री मील की। तो समझ गए आधार रेखा क्या होती है और प्रादेशिक समुद्री सीमा का विस्तार भारत का कहाँ तक है। ठीक है दोस्तों। और दूसरी बात करें तो ये जो क्षेत्र है, ये प्रादेशिक सीमा का विस्तार का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र का भारत उपयोग कर सकता है, क्योंकि भारत का ये प्रादेशिक सीमा का क्षेत्र है और यहाँ के प्रत्येक स्थान का उपयोग कौन कर सकता है? भारत कर सकता है, क्योंकि यह उसकी प्रादेशिक सीमा के भीतर ही आता है। ठीक है दोस्तों, तो ये बात आप यहाँ नहीं भूलेंगे। उसके बाद दोस्तों अपन बात करते हैं, आपने देखा होगा अविच्छिन्न मंडल, एक नाम और आता है दोस्तों, अविच्छिन्न मंडल। क्योंकि यहाँ 3 सीमाएं निर्धारित की जाएंगी। एक तो ये प्रादेशिक समुद्री सीमा का नाम आता है, उसके बाद में दोस्तों आता है अविच्छिन्न मंडल या फिर आता है संलग्न क्षेत्र। अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र, तो ये कहाँ तक होता है?
अविच्छिन्न मंडल। क्या आता है? अविच्छिन्न मंडल। या फिर क्या आता है दोस्तों, या फिर इसका देखो कभी कभी नाम आ जाता है संलग्न क्षेत्र, कि भारतीय सीमा अविच्छिन्न मंडल कहाँ तक है, या फिर यह संलग्न क्षेत्र की सीमा कहाँ तक है, ये संलग्न सीमा की क्षेत्र कहाँ तक है। तो ये भी दोस्तों किससे चलेगी, ये भी आधार रेखा से ही चलेगी। मतलब ये नहीं है कि यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे अपन, नहीं, यहाँ से स्टार्ट नहीं होगा। हमारी ये आधार रेखा जो हमने बना रखी है 12 समुद्री मील तक तो आ जाएगा प्रादेशिक सीमा का क्षेत्र, और उसके बाद जो दोस्तों आगे का जो क्षेत्र है वह कहाँ तक आ जाएगा, आगे का 24 समुद्री मील तक। अब यह जो आधार रेखा है, इस आधार रेखा से कितनी दूरी पर, 24 समुद्री मील तक, 24 समुद्री मील, या फिर हम समुद्री मील, या फिर हम कह सकते हैं 24 नॉटिकल मील। यह क्या कह सकते हैं, 24 नॉटिकल मील की दूरी तक एक और क्षेत्र आता है, और उस क्षेत्र का नाम दोस्तों क्या है, अविच्छिन्न मंडल, या फिर क्या कहलाता है, संलग्न क्षेत्र कहलाता है। देखिए दोस्तों, यूपीएससी, आरएएस और फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम में ऐसे क्वेश्चनों में कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन दे देते हैं। क्या ऑप्शन देते हैं, जैसे क्वेश्चन आ जाए कि भारतीय समुद्री सीमा का अविच्छिन्न मंडल कहाँ तक स्थित है, कहाँ तक स्थित है। जैसे पहला ऑप्शन दे देंगे, यह 12 समुद्री मील, या फिर हम कह सकते हैं कि प्रादेशिक समुद्री मील से कितने किलोमीटर दूर, 24। तो प्रादेशिक सीमा तो यही हो गई, यहाँ से 24 किलोमीटर तो यहाँ आता है, और हमने कर दिया यहाँ तक। इसका मतलब हमारा ऑप्शन दोस्तों कौन सा सही होगा, कि आधार रेखा से कितनी दूरी पर 24 समुद्री मील या 24 नॉटिकल मील के मध्य का जो क्षेत्र होता है वह अविच्छिन्न मंडल, या फिर क्या कहलाता है, संलग्न क्षेत्र कहलाता है। तो दोस्तों आपको इसके संबंध में याद क्या करना है, आपको इसमें याद ये करना है कि यह आधार रेखा से शुरू होता है, ये प्रादेशिक समुद्री सीमा से शुरू नहीं होता है। दोस्तों ये आपको कैसा लगा मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। और अगर इसमें कोई कमी हो तो मुझे आप ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अब यहाँ तक भारत का अधिकार था प्रादेशिक सीमा में, अब यहाँ तक कौन कौन सी वस्तुओं पर अधिकार है भाई। अविच्छिन्न मंडल या संलग्न जो क्षेत्र है, ये जो 24 समुद्री मील या नॉटिकल मील की दूरी भारत की तटीय रेखा के संबंध में दिया यहाँ पर कि यहाँ तक भारत का अधिकार है, संपूर्ण बातों पर अधिकार नहीं है। यहाँ पर इसमें भारत जो है वो सीमा शुल्क जो होता है, क्या होता है, सीमा शुल्क जो लगता है उस सीमा शुल्क ले सकता है। कहने का मतलब ये भारत की सीमाएं हैं, अविच्छिन्न मंडल जो होता है ये भारत की समुद्री सीमा है, और इसमें भारत जो है ये सीमा शुल्क ले सकता है। कहने का मतलब ये है कि यह सीमा शुल्क की वसूली और साथ साथ में साफ सफाई की जिम्मेदारी भी किसकी होती है, भारत की होती है। मतलब ये यहाँ इनकी क्या करेगा, ये इनको साफ सफाई का काम करेगा, और इसके साथ साथ सीमा शुल्क की वसूली भी भारत कर सकता है, क्योंकि ये भारत की समुद्री सीमा के भीतर का क्षेत्र है। क्योंकि ये क्या है, भारत की समुद्री सीमा के भीतर का क्षेत्र है। अब दोस्तों एक तीसरा नाम और आता है, और उसका नंबर आता है, इसका जो नाम आता है वह आता है दोस्तों अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अनन्य आर्थिक क्षेत्र, जैसे यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत की समुद्री सीमा अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहाँ तक विस्तृत है। अनन्य आर्थिक जो क्षेत्र है उसका विस्तार कहाँ तक है। तो दोस्तों इसका क्षेत्र भी आधार लाइन से 200 समुद्री मील, कहाँ तक है, 200 समुद्री मील जो है वहाँ तक भारत की समुद्री सीमा है, और वह कौन है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। वह कौन है, वह अनन्य आर्थिक क्षेत्र है। देखिए दोस्तों, एक हमने बात करी है प्रादेशिक सीमा की जो यहाँ तक थी,
दूसरी हमने बात करी अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र जो 24 समुद्री मील तक है, और तीसरा है अनन्य आर्थिक जोन या अनन्य आर्थिक क्षेत्र है, वो कहाँ तक है, तो वो आधार रेखा से कितने मील है, वो 200 समुद्री मील तक का क्षेत्र है। ठीक है। अब दोस्तों इसमें भारत क्या कर सकता है, तो इस सीमा में भारत को अधिकार है संसाधनों का दोहन करने का अधिकार। संसाधनों के दोहन करने का अधिकार किसको है, भारत को है। यहाँ से भारत संसाधनों का दोहन क्यों कर सकता है, इसकी वजह है कि यह भारत का कौन सा क्षेत्र है, यह भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र है, ये अनन्य इकोनॉमिक जोन है, जो 200 समुद्री मील तक, यह 24 समुद्री मील तक, और इससे पहले जो हमने प्रादेशिक सीमा की बात करी थी, यह प्रादेशिक सीमा कितनी है, 12 समुद्री मील। अविच्छिन्न मंडल सीमा है 24 समुद्री मील तक, और अनन्य आर्थिक क्षेत्र है 200 समुद्री मील। उसके बाद का जो समुद्र होता है दोस्तों, उसके बाद का जो क्षेत्र होता है उस पर किसी का अधिकार नहीं होता, वह क्या होता है, स्वतंत्र होता है। ठीक है। तो ये था दोस्तों एक कम से कम 3 से 4 पूछे जाने वाले यहाँ क्वेश्चन। चलो उसके बाद हम एक और महत्वपूर्ण बात करेंगे यहाँ पर, वो कौन सी है, तो देखिए देखिए दोस्तों, उसके बाद में आपने देखा होगा कि इंडिया मैप पर जैसे ये राजस्थान के बाद ये गुजरात का कच्छ वाला भाग, ठीक है, और उसके बाद में ये उससे नीचे का क्षेत्र है, मतलब ये कच्छ की खाड़ी वाला भाग और ये खंबात की खाड़ी वाला भाग। ठीक है। देखो दोस्तों, हमने जब सीमाओं की बात कर रहे हैं तो यहाँ भी अपने को ज़रूरत है उनकी सीमाओं से संबंधित बात करने की। ठीक है। यहाँ अपन इनके संबंध में थोड़ा और बात करेंगे। ये कच्छ की खाड़ी है दोस्तों, ये क्या है, कच्छ की खाड़ी। ठीक है। और यहाँ पर यह जो क्षेत्र है यह क्या आता है, खंबात की खाड़ी। ये क्या है, खंबात की खाड़ी। दोस्तों ये जो भाग है गुजरात का, जिसको अपन कहते हैं कच्छ का रण, क्या कहते हैं, कच्छ का रण है, और इसका जो क्षेत्रफल है वो लगभग 20,720 वर्ग किलोमीटर है। कितना है, 20,720 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है। ये जो कच्छ का रण है, सरक्रीक वाला नाम दोस्तों आपने सुना होगा, कच्छ के रण वाला नाम आपने दोस्तों सुना होगा। इधर से सीमा लगती है किसकी, पाकिस्तान की, ये भारत है। और आपने देखा होगा कि ये कच्छ के रण वाला ये 2 दलदली क्षेत्र है। इस दलदली क्षेत्र में भी भारत और पाकिस्तान के बीच में दोस्तों विवाद है। इन दोनों के बीच क्या है, विवाद है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन आता है कि कच्छ के रण वाले क्षेत्र में पाकिस्तान कितने डिग्री अक्षांश रेखा को सीमा निर्धारित करना चाहता है। तो कितने डिग्री दोस्तों, इधर से जैसे यहां से निकलती थी 23.5 डिग्री, यहां से कौन सी कर्क रेखा निकलती है, 23.5 डिग्री, और दोस्तों उससे ऊपर यहां से एक रेखा निकलती है, अक्षांश रेखा, और यह जो अक्षांश रेखा है यह है 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। पाकिस्तान चाहता है, पाकिस्तान यहाँ इस समस्या को सुलझाने के लिए चाहता है कि यहाँ जो सीमा का निर्धारण है वो कितने डिग्री अक्षांश माना जाए, 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को सीमा रेखा निर्धारित किया जाना चाहिए। ये मांग कौन करता है, पाकिस्तान करता है। तो कभी कभी देखिए क्वेश्चन तर्क पर आधारित क्वेश्चन, ज्ञान पर आधारित क्वेश्चन, व्यवहारिक क्वेश्चन एग्जाम में पूछ जाते हैं। और व्यवहारिक क्वेश्चन का मतलब मैंने आपको यहाँ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन समझाने के लिए इतनी यहाँ माथापच्ची करनी पड़ी है। इसका मतलब ये कि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि कच्छ के रण वाले क्षेत्र में पाकिस्तान कितने डिग्री अक्षांश रेखा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा निर्धारित करना चाहता है। तो कितने डिग्री रेखा को, 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को सीमा रेखा निर्धारित करना चाहता है। ये कच्छ के रण वाला भाग है जिसका क्षेत्रफल ये है, और यहाँ पर जिला है। याद रखने के लिए दोस्तों, क्या आपको पता है
कि भारत का सबसे बड़ा जिला, तो वो कच्छ जिला है जो गुजरात में स्थित है और ये भारत का सबसे बड़ा जिला है। इसी तरह दोस्तों माहे जो है, माहे सबसे छोटा है। माहे जिला जो है ये भारत का सबसे छोटा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन है? माहे है। तो इस तरह का ये क्वेश्चन भी दोस्तों आपको यहाँ यादें कर लेना है, यादें रख लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसी वीडियो में अपन एक और विवाद की बात कर लेते हैं दोस्तों, और वह विवाद किस तरह का है तो उसके संबंध में हम यहाँ बात करते हैं। जैसे उत्तर में यह लद्दाख या जम्मू कश्मीर वाला भाग, मैं थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ क्योंकि अपने को एक ही बात यहाँ समझनी है। ठीक है, अपने को यहाँ एक ही बात समझनी है और उसी के लिए मैं यहाँ थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ। दोस्तों आपको पता होगा यहाँ से एक पर्वत श्रेणी है, यहाँ एक पर्वत श्रेणी है और इस पर्वत श्रेणी का नाम है कराकोरम, कराकोरम पर्वत श्रेणी। ठीक है दोस्तों, काराकोरम पर्वत श्रेणी में यहां पर एक हिमनद है। यहां पर क्या है? एक हिमनद है। यहां पर एक हिमनद है और इस हिमनद का नाम है सियाचिन। क्या नाम है? सियाचिन ग्लेशियर, आपने नाम सुना होगा, सियाचिन हिमनद। ठीक है, इस हिमनद की दोस्तों लंबाई है लगभग 72 किलोमीटर। कितना लंबा है? सियाचिन जो ग्लेशियर है वो लगभग कितने किलोमीटर लंबा है दोस्तों? 72 किलोमीटर लंबा है और ये लगभग 2 से 8 किलोमीटर चौड़ा है। मतलब इस तरह से ये हिमनद यहाँ पर काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है। हिमनद का मतलब आप समझते होंगे दोस्तों, हिमनद का मतलब होता है बर्फ की एक विशाल राशि जो आपस में जुड़ी हुई है। ठीक है, और नदियाँ, क्योंकि आपने देखा होगा हिमालय से निकलने वाली जो नदियाँ हैं वो वर्ष पर बहती हैं, 12मासी नदियाँ होती हैं। वो नदियाँ 12मासी क्यों होती हैं? उसकी एक वजह है क्योंकि हिमनद का अग्रभाग जो होता है उसका जल पिघलता रहता है, धाराएं बनती रहती हैं और वो धाराएं आकर फिर एक नदी का रूप ले लेती हैं, तो वो होता है यहाँ पर हिमनद। तो सियाचिन हिमनद, सियाचिन ग्लेशियर जो काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है, लंबाई 72 किलोमीटर है, चौड़ाई लगभग कितनी है? 2 से 8 किलोमीटर। दोस्तों ये जो सियाचिन ग्लेशियर है, इस सियाचिन ग्लेशियर पर भी इधर से सीमा लगती है किसकी? पाकिस्तान की। पीओके वाला नाम सुना होगा आपने, पीओके वाला। इस सियाचिन ग्लेशियर का बहुत बड़ा हिस्सा, लगभग 2/3 से बड़ा जो हिस्सा है वो हमारे पास है और उसका छोटा सा हिस्सा पाकिस्तान की तरफ है। दोस्तों इस सियाचिन हिमनद पर पाकिस्तान और भारत के मध्य विवाद रहा है। इसके मध्य क्या रहा है? विवाद रहा है। और इस विवाद को सुलझाने, या एक बार जब पाकिस्तानी सेना है वो पाकिस्तान के लोग जो इधर आ चुके थे, सियाचिन ग्लेशियर की ओर अपना अधिकार जमा चुके थे, इसलिए भारतीय सेना ने इस समस्या के समाधान के लिए 13 अप्रैल, कब? 13 अप्रैल 1984 को ऑपरेशन मेघदूत, क्या नाम आता है? ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन मेघदूत की शुरुआत हुई थी। और ऑपरेशन मेघदूत के तहत ही भारतीय सेना को पीछे, पाकिस्तानी सेना को पीछे हटाया और भारत ने सियाचिन ग्लेशियर पर अपना कब्जा जमा लिया, क्योंकि यह क्षेत्र हमेशा से किसका रहा है? भारत का रहा है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, आपने सुना होगा हमारे यहाँ बहुत से फौजी भाई जो हैं, भारतीय सेना के जवान हैं, उनकी ड्यूटी कहाँ आती है? सियाचिन ग्लेशियर में आती है। ये बड़ा जलवायु के दृष्टिकोण से बड़ा कठोर क्षेत्र है दोस्तों। यहाँ पर तापमान जो है ये माइनस में 50 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, -40 डिग्री सेंटीग्रेड, -50 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास तापमान जो होता है वो इस सियाचिन ग्लेशियर के आसपास का क्षेत्र है। भारतीय सेना, भारतीय सैनिक जो हैं वो सियाचिन ग्लेशियर जाते हैं तो वो कौन सी घाटी से होकर जाते हैं? तो दोस्तों वो लोग जो हैं वो नुब्रा घाटी से होकर जाते हैं। कौन सी घाटी से? नुब्रा। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि सियाचिन ग्लेशियर जाने के लिए कौन सी घाटी का प्रयोग किया जाता है या कौन सी घाटी से होकर जाया जाता है, तो दोस्तों कौन सी घाटी से होकर जाया जाता है? नुब्रा घाटी से होकर जाया जाता है। सियाचिन ग्लेशियर जो है ये कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? ये काराकोरम पर्वत श्रेणी पर
स्थित है। ऑपरेशन मेघदूत जो है वो कब चलाया गया? तो ऑपरेशन मेघदूत है ये 13 अप्रैल 1984 को चलाया गया था। दोस्तों 13 अप्रैल की जो घटना है वो मैं आपको याद दिला देता हूँ, एक और काम के लिए प्रसिद्ध है। और 13 अप्रैल की जो घटना है वो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था। और वही 13 अप्रैल की तिथि को ऑपरेशन मेघदूत के तहत भारतीय सेना ने सियाचिन ग्लेशियर पर अपना कब्जा जमाया था। तो यही क्या है? ये सियाचिन ग्लेशियर। तो इसके संबंध में भी कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे। जैसे आपको यहाँ क्वेश्चन और आता है दोस्तों, यहाँ पर स्थित एक पर्वत चोटी है और इस पर्वत चोटी का नाम आपको पता होगा कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो ये भी काराकोरम पर्वत श्रेणी के उत्तरी भाग पर यहाँ पर स्थित एक पर्वत चोटी है और उसको हम कहते हैं K2 या फिर गॉडविन ऑस्टिन, या फिर कौन है? गॉडविन ऑस्टिन। गॉडविन ऑस्टिन ने इस पर कार्य किया था, इसकी खोज करी थी, इसलिए इस पर्वत चोटी का नाम किस पर रख दिया? गॉडविन ऑस्टिन पर रख दिया। K2 पर्वत चोटी का नाम है जिसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। हालांकि ये वर्तमान में पीओके वाले क्षेत्र में आती है, पीओके भारत का हिस्सा है। इसलिए दोस्तों अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी और ऑप्शन में आपको मिल जाए गॉडविन ऑस्टिन या K2, तो आपको K2 या गॉडविन ऑस्टिन ही करना है, क्योंकि पीओके पाकिस्तान ऑक्युपेटेड जो कश्मीर वाला जो भाग है ये भारत का ही हिस्सा है। तो ये भी काराकोरम पर्वत श्रेणी में ही आता है। काराकोरम पर्वत श्रेणी वैसे तो जम्मू कश्मीर राज्य में थी, लेकिन अब नए केंद्र शासित प्रदेश बन जाने के बाद इसका जो भाग है ये लद्दाख में आ जाता है। किस में आ जाता है? लद्दाख में। तो काराकोरम पर्वत श्रेणी लद्दाख में है। काराकोरम पर्वत श्रेणी पे सियाचिन ग्लेशियर है, भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित ग्लेशियर। जैसे नाम आता है दोस्तों, क्या नाम आता है कि भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध क्षेत्र है। भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध क्षेत्र कौन सा है? युद्ध क्षेत्र, तो वह युद्ध क्षेत्र है दोस्तों सियाचिन। कौन सा है? सियाचिन जो है ये सियाचिन भारत का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। या भारत का सबसे ऊंचा ग्लेशियर जो है वो कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा जो ग्लेशियर वाला भाग है वो ग्लेशियर भी कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर ही सबसे ऊंचा है। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि निम्न में से सबसे ऊंचाई पर स्थित ग्लेशियर, तो वह कौन है? सियाचिन। निम्न सबसे उत्तर में स्थित पर्वत श्रेणी कौन सी है? काराकोरम पर्वत श्रेणी। सबसे ऊंची पर्वत चोटी गॉडविन ऑस्टिन। तापमान देख लीजिए। भारतीय सैनिक, या हम लोग यहाँ से अगर जाना चाहें, अगर हम लोग सियाचिन जाएं, सियाचिन ग्लेशियर वाले क्षेत्र में जाएं, तो हमें कहाँ से होकर जाना पड़ेगा? नुब्रा घाटी। नुब्रा वहाँ बहने वाली एक नदी है और नुब्रा नदी घाटी से होकर हम कहाँ जाते हैं? सियाचिन ग्लेशियर जाते हैं। तो ये भारत के परिचय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों जो एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, उनकी हमने यहाँ चर्चा करी है। उसके बाद में, क्योंकि हम अगली क्लास में बात करने वाले हैं भारत के फिजिकल डिवीजन के बारे में, भारत के भौतिक भूगोल के बारे में, ठीक है, तो यहाँ इसमें से और क्वेश्चन जो मेरे हिसाब से भारत के परिचय में बनने चाहिए थे वो क्वेश्चन मैंने यहाँ बनाए हैं दोस्तों। और उनको आप, क्योंकि आजकल रटे रटाई क्वेश्चन नहीं आते, बहुत सी बातें आपको वहाँ समझानी पड़ती है। देखो ये क्वेश्चन भी मैंने समझाया, ये भी है, ये क्वेश्चन भी, ये भी महत्वपूर्ण है, ये भी नाम आता है, ये भी है, और ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ जाते हैं। अब भविष्य में आपके गलत नहीं होंगे, क्योंकि आप इनको बार बार देखेंगे तो ये याद ही हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ से इस तरह से भारत के रेखा चित्र में देखिए हम इतना ही बनाएंगे केवल यहाँ एक बार इसे, क्योंकि हमें क्वेश्चन समझना है। और वो क्वेश्चन ये है, देखिए दोस्तों यहाँ पर एक राज्य है और उस राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन आता है, जैसे क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में आता है कि राजस्थान के उस जिले का नाम बताइए जिसको सबसे ज्यादा जिलों की सीमा लगती है, तब तो आप नाम देते हैं पाली जिला। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारत के ये जो राज्य हैं उन राज्यों में एक ऐसा राज्य जिसको सबसे ज्यादा राज्यों की सीमा लगती है, तो कौन कौन से हैं दोस्तों? यह आपको पता होगा, उत्तर प्रदेश से अलग होकर एक राज्य बनाया था जिसका नाम है उत्तराखंड। जिसका नाम क्या है? उत्तराखंड। तो उत्तराखंड की सीमा लगती है। उसके बाद दोस्तों दिल्ली और हरियाणा की सीमा लगती है, दिल्ली और हरियाणा की सीमा। उसके बाद में इससे राजस्थान की सीमा लगती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का आगरा और मथुरा राजस्थान से लगता है, तो राजस्थान की सीमा।
उसके बाद में दोस्तों इधर जो सीमा है वो मध्य प्रदेश की लगती है। किसकी लगती है? मध्य प्रदेश। उसके बाद में लगती है छत्तीसगढ़ की सीमा। किसकी लगती है? छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ के बाद लगती है दोस्तों झारखंड की सीमा। किसकी लगती है? झारखंड। और उसके बाद में सीमा किसकी लगती है? बिहार की। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य को सबसे ज़्यादा राज्यों की सीमा लगती है और वह राज्य कितने हैं? 8। और ये राज्य उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और कौन है? बिहार। और उसके बाद में इधर से नेपाल की सीमा लगती है। चाइना की सीमा उत्तर प्रदेश को नहीं लगती है, नेपाल की सीमा उत्तर प्रदेश को लगती है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों भारत का 29वां जो राज्य है, कौन सा राज्य? 29वां राज्य जो है, ये 29वां राज्य तेलंगाना बनाया गया था। कौन सा बनाया था? तेलंगाना। तेलंगाना जो राज्य है इसका गठन हुआ था 2 जून 2014 को, ठीक है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ सकते हैं कि भारत का 29वें राज्य का नाम, तो 29वां राज्य तेलंगाना। 29वां राज्य तेलंगाना का गठन कब हुआ? तो 2 जून 2014 को। तेलंगाना जो है ये किससे अविभाजित है, किससे अलग होकर बनाया? तो दोस्तों आंध्र प्रदेश से अलग होकर किया इसे, अलग आंध्र प्रदेश से अलग इसे किया। आंध्र प्रदेश जैसे इस तरह से हम दक्षिण में आते हैं तो यहाँ इस तरह से फैला हुआ था कौन? आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश वाले इस भाग को अलग करके एक नए राज्य का गठन कर दिया, तेलंगाना। और इसका नाम छोड़ दिया गया सीमांध्र। क्या नाम छोड़ दिया गया? सीमांध्र। सीमांध्र है। 10 वर्ष के लिए दोनों की राजधानी एक ही होगी और उसका नाम क्या होगा? हैदराबाद। क्या नाम होगा? हैदराबाद। 10 साल के बाद सीमांध्र यानी आंध्र प्रदेश की नई राजधानी बना दी जाएगी, ठीक है। तो 10 साल तक दोनों की सामूहिक राजधानी रहेगी, ये भी याद करें। इसके साथ साथ दोस्तों सन 2000 को भारत में 3 नए राज्यों का गठन हुआ था। कितने राज्यों का? 3 नए राज्यों का गठन हुआ था। और उसके लिए एक लाइन याद रखना दोस्तों, जैसे सबसे पहले जो राज्य बना था उसका नाम क्या था? छत्तीसगढ़, ठीक है। उसके बाद में जो राज्य बना था उसका नाम था उत्तराखंड। कौन था? उत्तराखंड। और उसके बाद में जो राज्य बना उसका नाम क्या है दोस्तों? झारखंड। क्या है? झारखंड। और 2014 में कौन सा बन गया? तेलंगाना। ये 29वां हो गया, ये 28वां हो गया, ये 27वां और ये 26वां। क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में कि भारत के 26वें राज्य का गठन हुआ तो कौन सा राज्य बना? छत्तीसगढ़, ठीक है। भारत के 27वां राज्य कौन सा है? तो कौन सा है? उत्तराखंड। भारत का 28वां राज्य कौन सा है? झारखंड। भारत का 29वां राज्य कौन सा है? तो कौन सा है? तेलंगाना, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ अगला क्वेश्चन क्या बनता है? अगला क्वेश्चन ये बनता है कि छत्तीसगढ़ को किससे अलग किया गया? तो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ है। किससे अलग हुआ था? मध्य प्रदेश से। देखिए इससे पहले तो राजस्थान था ही नहीं। जैसे हम बात करें कि भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, ठीक है। लेकिन उससे पहले सबसे बड़ा कौन होता था? मध्य प्रदेश होता। किससे पहले? जब मध्य प्रदेश से अलग कर दिया, किसको? छत्तीसगढ़ को बना दिया। तो छत्तीसगढ़ किससे अलग हुआ है? मध्य प्रदेश से अलग ही हुआ है। दोस्तों उत्तराखंड जो है ये उत्तर प्रदेश से अलग हुआ है। किससे अलग हुआ है? उत्तर प्रदेश से। और झारखंड जो है दोस्तों, झारखंड जो है ये किससे अलग हुआ है? ये बिहार से अलग ही हुआ है। किससे अलग हुआ है? बिहार से अलग ही हुआ है। ये सभी 2000 में बने थे, नवंबर 2000 में। 2, 9 और 15 नवंबर को इन तीनों राज्यों का क्या हुआ था? गठन हुआ था। तो ये क्वेश्चन भी दोस्तों आपको यहाँ याद करने हैं। दोस्तों ये क्लास आपको कैसी लगी मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।